बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है कि सांस लेने का अमल। हम जो सांस ले रहे हैं इस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं, और हमारी बॉडी में जो सिस्टम इस सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस एंड हाउ इट अडॉप्ट्स टू फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्या कि ये सांस लेने का अमल के फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने आप को ये स्ट्रक्चर्स कैसे अडॉप्ट करते हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है बेसिकली, कि एयर को माउथ या नोज के थ्रू बॉडी में इनहेल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं नोज, नेजल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये देखें लंग्स, कंप्लीट लंग का स्ट्रक्चर, राइट। ये लेबलिंग की हुई है इसकी। पल्मोनरी वैन, लंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस एंड एलोविलाई। ये लंग्स का कंप्लीट लेफ्ट एंड राइट लंग दोनों का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। डायग्राम शो की हुई है विद लेबलिंग। सो फर्स्ट कंपोनेंट, सबसे पहला नेजल कैविटी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पहला कंपोनेंट। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नेजल कैविटी। अब जो एयर होती है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ऑक्सीजन नॉस्ट्रल्स के थ्रू नोज़ में इंटर होती है, और उसमें जो हेयर्स होते हैं वो उस एयर को या ऑक्सीजन को फिल्टर आउट करते हैं और दूसरे डस्ट पार्टिकल्स और पोलन के दूसरे पार्टिकल्स या फॉरेन सब्सटेंसेस को रोक लेते हैं, उनको नहीं जाने देते। फिर वो जो एयर है वो वार्म होती है और मॉइस्चर होती है या मॉइस्चराइज्ड होती है, फिर वो नेजोफेरिंक्स में मूव करती है। नेजोफेरिंक्स में भी एक स्टिकी लेयर होती है जो क्या करती है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स जो हेयर से बच के चले जाते हैं उनको वहाँ से ट्रैप करके उनको फेरिंग्स की तरफ भेज देती है ताकि वो स्वेलो हो जाएं और सांस की नाली में ना जाएं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं नेजल कैविटी, और ये नेजोफेरिंग का कंपोनेंट, यहाँ पे स्टिकी लेयर होती है जो पार्टिकल्स को रोक देती है इसमें जाने के लिए। एपिग्लॉटिस, ये बैक ऑफ द टंग ऊपर वाली साइड पे एक स्मॉल कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है कि जो एयर फ्लो जब हम सांस लेते हैं तो ये उसमें हेल्प आउट करता है, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ स्वेलो करते हैं तो ये सांस लेने वाली जो नाली है, ट्रैकिया है, उसको क्लोज कर देता है ताकि जो चीज़ हम स्वेलो कर रहे हैं वो उस सांस की नाली में ना जाए, उसको कोई प्रॉब्लम काज ना करे। तो इसका मेन फंक्शन ये है। यहाँ पे एपिग्लॉटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस है, और जब हम कोई भी चीज़ स्वेलो करते हैं तो ये सांस वाले ट्रैकिया को क्लोज कर देता है। उसके बाद फेरिंग्स, थ्रोट, ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर है और ये नेजल कैविटी को लेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है। ये एक स्मॉल ट्यूब है 10 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये बेस ऑफ द स्कल से ऊपर से नीचे 6 सर्विकल वर्टेब्रा तक जाता है। अभी आप डायग्राम में भी ये देखेंगे। ये स्केलेटल मसल से मिलके बना होता है और इसकी डिफरेंट किस्म के अडेप्टेशंस हो सकती हैं टू प्रिवेंट चोकिंग फ्रॉम फूड एंड लिक्विड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस ऑफ द हेड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो रेड कलर में है, और यहाँ पे 6 वर्टेब्रा तक ये जाता है, फेरिंग्स। उसके बाद लेरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स की कहा जाता है, ये मसल्स एंड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो हमारी आवाज़ क्रिएट करते हैं, आवाज़ जनरेट करते हैं, और ये फेरिंग्स और ट्रैकिया को आपस में मिलाता है। ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 3rd to 6th वर्टेब्रा।
यहाँ आप देख सकते हैं ये लेरिंक्स, ये फ्रंट व्यू है लेरिंक्स का, वोकल कॉर्ड जिसमें होते हैं। उसके बाद है ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है समटाइम्स। ये यहाँ से ट्रैकिया से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर वाइड है। ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज से, जो उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं, और ये फ्लेक्सिबल होता है एंड लोकेटेड डाउन द फ्रंट ऑफ द नेक, एसोफेगस के सामने होता है। और ये ब्रोंकाइज में आगे डिवाइड हुआ हुआ है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाइज में। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रैकिया है, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हैं, और ये लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाइज में आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। ये ब्रोंकाइज क्या है जिसमें ये डिवाइड हुआ हुआ है ट्रैकिया जाके? ये बेसिकली एयर को लंग्स की तरफ कैरी करती हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग में। और ये फर्दर सब डिवाइड हुई हैं इनटू लोअर ब्रोंकाइज, 3 ऑन द राइट एंड 2 ऑन द लेफ्ट। अब ये जो लोअर ब्रोंकाइज हैं, ये ब्रांचेज हैं, ये फर्दर अगेन डिवाइड होती हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रोंकाइज में। सो ओवरऑल 23 ऑर्डर्स ऑफ ब्रांचिंग होते हैं इनकी ब्रोंकाइज में, जो एयर को लंग्स तक लेके जाते हैं, और इनको ब्रोंकियल ट्री भी जनरली कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाइज में मेन डिवाइड हुआ है, और ये सब ब्रोंकाइज में उसके सब ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, और ऑलमोस्ट 23 ऑर्डर्स इसकी ब्रांचिंग के हैं। ये एक पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं ट्रैकिया की। ये आगे जाके यहाँ पे 2 ब्रोंकाइज में डिवाइड हुआ है, और ये एक सिंगल ट्रैकिया है। ब्रोंक्यूल्स क्या हैं कि स्मॉल एयरवेज विच एक्सटेंड फ्रॉम ब्रोकाई, ये 1 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं, और ये फर्स्ट एयरवे दैट ब्रांचेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और इसमें कार्टिलेज वगैरह नहीं होती। और ये एंड कहाँ पे होते हैं? थिन वॉल्ड सैक्स में, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको एलोवेलाई कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इनको एलोवेलाई कहा जाता है। ये यहाँ पे एंड होते हैं ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद लंग्स, ये मोस्ट ऑफ द थोरैसिक कैविटी को इसने कवर किया होता है लंग्स ने। तो ये एंड इट एक्सटेंड डाउन टू द डायफ्राम, और ये सस्पेंडेड हैंग हुआ होता है सस्पेंडेड फॉर्म में इन द लेफ्ट एंड राइट प्लूरल कैविटीज। और जनरली जो होता है लेफ्ट लंग जो होता है वो स्मॉलर होता है इन साइज देन द राइट लंग। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, और इसकी लेबलिंग भी की हुई है सारी, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की यहाँ पे इस डायग्राम में लेबलिंग यहाँ पे की हुई है। लोब्स क्या हैं कि जो हर एक लंग है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि 2 लोब्स और 3 लोब्स में डिवाइड हुआ है, ये राइट लंग 3 लोब्स में डिवाइड होता है, और लेफ्ट लंग 2 लोब्स में फर्दर डिवाइड हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट लंग सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब एंड मिडल लोब, और लेफ्ट लंग सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, 2 लोब्स हैं इसकी। प्लूरल मेम्ब्रेन एंड कैविटी, ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, और इस पे फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन से बचाता है लंग्स को जब वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इनको एयर टाइट रखता है। बेसिकली प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्लूरल स्पेस है। जब ये लंग एक्सपेंड करता है तो ये स्पेस फिलअप हो जाती है, जब वापस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्पेस फिर ओपन हो जाती है। उसके बाद थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्या है? इट इज द चैम्बर ऑफ द चेस्ट, जिसको थोरैसिक वॉल्स ने प्रोटेक्ट किया होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी से डायफ्राम के जरिए सेपरेट हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायफ्राम है, इसके जरिए ये एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट हुई होती है। विज़रल प्लूरा क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स की सरफेस के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, और लंग की सरफेस को इसने कवर किया होता है, एंड इट टिप्स इनटू द स्पेसेस बिटवीन लोब्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली सबसे इनर लोब, ये आउटर है, पेरिटल प्लूरा आउटर लेयर, एंड ये विज़रल प्लूरा मतलब इनर लेयर।
प्लूरल फ्लूइड क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस प्लूरल फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन देम। और ये क्या करता है? लंग्स को स्लोली ग्लाइड करता है उस थोरेसिक वॉल्स के ऊपर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये हेल्प आउट करता है ताकि लंग की सरफेस वो मॉइस्ट रहे और फ्रिक्शन उसमें क्रिएट ना हो। एल्वेलाई जो भी हमने ग्रेप स्लैब स्ट्रक्चर्स की बात की थी, ये क्या है? एयर सैक्स हैं एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, और ये 300 मिलियन हैं हर एक लंग के अंदर, और ये मैसिव एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज। और इनका अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर इनका साइज हो सकता है, इतनी ये लार्ज अमाउंट में होती हैं वो स्मॉल साइज में। और कैपिलरीज ने इन एल्वेलाई को सराउंड किया होता है, और यही कैपिलरीज हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर ट्रांसपोर्ट करती हैं। इन एल्वेलाइज के थ्रू ये होता है। एल्वेलाई और ये जो यहाँ पे कैपिलरीज हैं, ये दो चीज़ें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का मेन पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वेलाइज, और यहाँ पे डिफरेंट डिजीज कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। अगर कौन सी कंडीशंस हो तो वो किस हालत में होंगी। निमोनिया की हालत में ये इस तरह से होंगी, और हेल्दी इस तरह से होंगी, और एम्फेसीमा में ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर हो जाता है एल्वेलाइज का। तो ये मतलब बीमारियां लंग्स पे इफेक्ट करती हैं। देन डायफ्राम क्या है? इट सेपरेट्स द चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ब्रीदिंग में हेल्प आउट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और जब रिलैक्स करता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है जब एयर पंप आउट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायफ्राम का स्ट्रक्चर, जिन्होंने प्रोटेक्ट किया होता है लंग्स को, और यहाँ पे हार्ट भी इसके अंदर ही होता है। उसके बाद इसमें कुछ मसल्स हैं डायफ्राम के साथ। ये कौन कौन से मसल्स हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या हैं? ये लाई बिटवीन रिब्स के दरमियान में होते हैं, और ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प आउट करते हैं, और यही मसल एक्सटेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मसल्स, ये रिब्स के दरमियान में इंटरकोस्टल मसल्स इनको कहा जाता है। ये जो रेडिश शो हुए हुए हैं ये वाले। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये क्या हैं? लाई इनसाइड द रिब केज, रिब केज के अंदर वाली साइड पे होते हैं, और ये रिब्स को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड ड्रा करते हैं और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये क्या करते हैं? फोर्सेस एयर आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो ये एयर को लंग्स से आउटसाइड मूव कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं। इस अमल को एक्सपायरेशन कहते हैं। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? कि दीज आर लाइट आउटसाइड ऑफ रिब केज। ये क्या करते हैं? पुल द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अपोजिट इनका फंक्शन है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से। ये क्या करते हैं? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। वो डिक्रीज कर रहे थे, ये इंक्रीज कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं? एयर को ड्रॉ करते हैं इंस्पायरेशन के दौरान। जब सांस हम अंदर की तरफ लेते हैं उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, और इंस्पायरेशन के दौरान ये एयर को लंग्स में ड्रॉ करते हैं। इनका ये फंक्शन है। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसियस एक्सचेंज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो बेसिकली इसका मेन फंक्शन है वो गैसियस एक्सचेंज है। गैसियस एक्सचेंज क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू द लंग्स एंड टू द ब्लड। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब पल्मोनरी आर्टरीज जो इसके अंदर होती हैं वो क्या करती हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाई के साथ एक्सचेंज करती हैं, जिसके नतीजे में हमारे सांस लेने का अमल कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन इसको कहा जाता है। यहाँ से ये पल्मोनरी वेन और ये पल्मोनरी आर्टरी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे एल्वेलाई के साथ, यहाँ पे एल्वेलाइज होते हैं, उनमें डिफ्यूज होकर एस्केप कर जाती है, और ऑक्सीजन यहाँ पे इन रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन इंटर हो जाती है। यहाँ पे एल्वेलाइज होते हैं, उनके थ्रू डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में।
तो मतलब इस पल्मोनरी आर्टरी के में ऑक्सीजन इंटर होती है और यहाँ पल्मोनरी वेन से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाती है। प्रोसेस क्या है कंप्लीट? ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड वाया सरफेस ऑफ द एल्वेलाई, जो मैंने आपको बता दिया। दिस हैपेंस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज की थिन वॉल्स होती है, उनके जरिए होता है। और देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में इंटर हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव आउट कर जाता है ब्लड से एलोवेलाइज की तरफ और उससे फिर एक्सपायरेशन के जरिए बाहर निकल जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है बेसिकली? जो दो किस्म की हम इसमें कंसिडर करते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन, वो क्या है? हाउ एयर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये है पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके दो फेजेस हैं। कौन कौन से? ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी centers in the brain and stretch receptors within the air passage and lungs। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स इसके फेजेस हैं? एक तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या ब्रेन है और दूसरा स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। एंड दिस रिक्वायर्स द थोरैक्स टू इंक्रीज इन साइज टू अलाउ द एयर टू बी टेकन इन। मतलब ये थोरैक्स का साइज इसको इंक्रीज करना है ताकि एयर इंटर हो सके। थोरैक्स का साइज इंक्रीज नहीं होगा तो उसमें एयर इंटर नहीं हो सकेगी। और ये क्या करते हैं? थोरैक्स का साइज डिक्रीज कर जाते हैं जब एयर फोर्स आउट होती है। इंस्पिरेशन का क्या है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू लिफ्ट द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जैसे कि आपको पहले बताया। और डायफ्राम कहाँ पे? डाउनवर्ड्स फोर्स होती है। और जो स्टर्नम है वो फॉरवर्ड की तरफ चला जाता है और थोरैक्स की एक्सपेंशन होती है जिससे एयर इनहेल होती है। एंड ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। एक्सपायरेशन कौन सा प्रोसेस है? ये इंस्पायरेशन के बाद होता है। जैसे सांस अंदर लेने का अमल है, सांस इस तरह बाहर लेने के अमल को एक्सपायरेशन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं और डायाफ्राम एक्सटेंड करता है अपवर्ड और जो रिब्स हैं और स्टर्नम हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं और जो लंग्स में प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है और जो एयर होती है वो बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाती है। लंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशंस के दौरान लंग का वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है या कितना डिक्रीज होता है? अब 18 ईयर ओल्ड जो मैन है उसमें क्या होता है कि अगर 12 ब्रेथ्स पर मिनट है एट रेस्ट तो किसके इक्वल है? दिस इक्वल टू 6 लीटर्स ऑफ एयर पासिंग थ्रू द लंग्स। मतलब 6 लीटर एयर पास हो रही है 12 ब्रेथ्स पर मिनट्स में। तो ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जहाँ पे सांस लेने का अमल तेज हो जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि अमाउंट ऑफ एयर जो ब्रेथ आउट या ब्रेथ इन होती है ड्यूरिंग वन ब्रेथ। नॉर्मल कंडीशन में ये होती है 500 सेंटीमीटर क्यूब एयर जो होती है। ये वाला टाइडल वॉल्यूम मिडल में जो रेडिश में शो हुआ है जो एक नॉर्मल ब्रेथिंग है, मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब जो नॉर्मल ब्रेथिंग इनहेल या एक्सहेल हो रही है। उसके बाद है इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। ये क्या है? ब्रीथिंग इन डीपली, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो बहुत गहरी सांस इनवर्ड लेते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल होती है और ये यूजली 350 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टाइडल वॉल्यूम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जब गहरी सांस लेते हैं तो ये अमल यहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट इसकी इनहेल होती है ऑक्सीजन की या किसी भी एयर की। एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम क्या है कि जब हम गहरी सांस बाहर की तरफ लेते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल होती है और उसको एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम कहते हैं और ये वो पार्ट है। देन उसके बाद वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर फोर्स आउट ऑफ द लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन की है, सांस अंदर की तरफ ली है, उसके बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है वो आउटसाइड जो एक्सहेल हुई है उसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइटल कैपेसिटी टोटल जितनी इनहेल हुई है फिर जितनी एक्सहेल हुई है वो टोटल अमाउंट क्या है? वाइटल कैपेसिटी। देन उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, ये होता ही है बेसिकली कि जब सांस लेने का अमल कंप्लीट हो जाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, लेकिन फिर भी जो
लंग्स होते हैं वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होते एयर से, कुछ ना कुछ उनमें एयर होती है, और उस वॉल्यूम वो जिसमें एयर अभी प्रेजेंट होती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। ये जो सबसे नीचे है एंड पे कुछ ना कुछ स्पेस अवेलेबल होती है अभी भी लंग्स के अंदर। अब जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो क्या है? आफ्टर यू हैव इनहेल्ड एज डीपली एज यू कैन, मतलब कितनी? नॉर्मली अराउंड 6000 सेंटीमीटर क्यूब, जितना डीप आप इनहेल कर सकते हैं फॉर एन एवरेज साइज मेल। तो क्या है टोटल लंग कैपेसिटी, ये कंप्लीट जो पूरी डायग्राम में फेस शो हुआ है। अब ब्रीथिंग का कंट्रोल बेसिकली क्या कि दो चीज़ें इसको कंट्रोल करती हैं, एक तो न्यूरॉन्स कंट्रोल करती हैं, दूसरे रिसेप्टर्स कंट्रोल करते हैं। न्यूरॉन्स के दो ग्रुप्स होते हैं मेडुला के अंदर जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ड्रॉसल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DRG एंड VRG। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूरॉन्स के कंपोनेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। और केमिकल कंट्रोल इसमें कौन सा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट या ऑक्सीजन की अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये केमिकल कंट्रोल है। ये कौन कौन से कंपोनेंट्स थी, कौन कौन से रिसेप्टर्स जो मैंने आपको बात की थी वो कंट्रोल करते हैं? केमो रिसेप्टर्स जो फ्लक्चुएशंस, केमिकल फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट करते हैं और पीएच लेवल को डिटेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। देन उसके बाद है कुछ एडिशनल रिसेप्टर्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि बैरो रिसेप्टर जो प्रेशर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट वन थर्मो रिसेप्टर्स जो हीट चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रोप्रियोसेप्टर्स जो मूवमेंट इन द बॉडी को डिटेक्ट करते हैं। That's all from the today's class and today's lecture. Thank you so much for listening. See you next time. Allah Hafiz.